आई कैप ने सिखा दिया, right? Okay, great. So let's move forward to our next session. It would be conducted by Mr. Ubaidullah Bhatti. Mr. Ubaidullah Bhatti is a fellow chartered accountant and he has been associated with KPMG Tasir Hadi and Co. for last 21 years. Currently, he is acting as partner at KPMG. He has a diverse experience of working with KPMG UAE and KPMG Romania. Please help me welcoming Mr. Ubaidullah Bhatti. जी सर, मैं शेयर कर देता हूँ इसी लैपटॉप से शेयर जी जी यहीं से मूव कर लीजिए। और ये ऑन ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम उबैद है और मैं जो नेक्स्ट सेशन कंडक्ट करने जा रहा हूँ वो है रिलेटेड टू ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। आपने पिछले 3 दिनों और आज के दिन में जो भी ऑडिट रिलेटेड सीखा, ये उसका कंक्लूजन स्टेज है। आपने ऑडिट प्लानिंग क्लाइंट एक्सेप्टेंस से स्टार्ट किया, ऑडिट प्लानिंग की, फिर आपने उसकी एग्जीक्यूशन की, और आज आतिफ ने आपको जो परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट है उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और आपको गाइड किया। अब ऑडिट तो हो गया, तो अगला स्टेप क्या है हमारा? तो नेक्स्ट स्टेप है कि जब ऑडिट वर्क कंप्लीट हो जाता है तो यू हैव टू कंक्लूड योर ऑडिट कि किस फॉर्म की आपकी ऑडिट रिपोर्ट होगी, और फिर दो चार गवर्नेंस जो होते हैं उनको आपने अपनी जो भी रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट है वो कम्युनिकेट करने होते हैं। तो वन बाय वन जो भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और आपके जो भी सवाल हैं वो दरमियान में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया कि हम ऑडिट फील्ड वर्क कंप्लीट किया, फील्ड वर्क रिव्यू हुआ और एक कंक्लूजन पे आप पहुंच गए कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया या कि नहीं लिया, या आपने कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, तो फिर वो आपकी कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको, जो कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है उसको अफेक्ट करेगा। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन हैं वो आपने फिर उस कम्युनिकेट करनी होती हैं दो चार विद गवर्नर। ये वो लिस्ट है आइजाज की जो हमें कंसिडर करने होते हैं जब हम ऑडिट को कंक्लूड करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को फाइनलाइज करते हैं। तो इसमें आइजा 260 है, 700 है, 701, 705, 706, हम सब जितने भी आइजाज हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इनकी इम्प्लीकेशन जो हैं ऑडिट के रिजल्ट्स के, ये किस तरह उनको हमारी रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई बता सकता है दो चार भी गवर्नेंस कौन लोग होते हैं? एनीवन? सही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं जनरली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। वो लोग जो गवर्न कर रहे होते हैं उस एंटिटी को। अच्छा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का किसी को आइडिया, एनी आइडिया कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दो चार गवर्नर्स की? काफ़ी हद तक आपने सही बताया कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रेटजिक डायरेक्शन सेट करना एंटिटी की, और फिर ये अकाउंटेबल होते हैं एंटिटी की परफॉर्मेंस के भी, क्योंकि आपने ही डायरेक्शन सेट की, ऑब्वियसली फिर अकाउंटेबिलिटी है। ऑडिटर के लिए क्यों रेलेवेंट होते हैं दो चार वे गवर्नेंस? इनका क्या ऐसा रोल है जहाँ पे ऑडिटर के लिए ये रेलेवेंट हो जाते हैं? एनी आइडिया? डिसीजन मेकिंग तो ठीक है, इनका एक ही रोल होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करना। तो ऑब्वियसली ऑडिटर की जो अल्टीमेट रिपोर्टिंग है वो फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर होती है, तो ये हमारे लिए इसलिए रेलेवेंट हो जाते हैं।
अच्छा, दो चार वे गवर्नेंस कौन होते हैं वो तो हमने कर डिस्कस किया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिस्कस कर ली। हमारा ऑब्जेक्टिव एज ए ऑडिटर होता है कि जब भी हम कोई चीज़ आइडेंटिफाई करें जो कि रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है, दो चार्ज गवर्नेंस की जो रोल है ओवरसी करना परफॉर्मेंस को, एंटिटी की या रिपोर्टिंग प्रोसेस को, तो उससे रिलेटेड कोई भी आइटम अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे जो कि सिग्निफिकेंट है और रेलेवेंट है, तो वी हैव टू इमीडिएटली कम्युनिकेट दैट टू दो चार्ज गवर्नेंस। और किस तरह के आइटम्स जनरली हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं। फ्रॉड है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज, ये वो आइटम्स हैं जो अगर होंगे तो ऑब्वियसली आप कम्युनिकेट करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपने बताना है कि ऐसा कोई आइटम नहीं था। फिर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर कोई हमने इनकाउंटर की ड्यूरिंग द ऑडिट, इसकी कोई एग्जांपल आपने ऑडिट में क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हो सकती है? सॉरी, स्कोप लिमिटेशन तो डिफिकल्टी में सही है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज में मैंने कहा कि ये ना आप कह देंगे स्टेशनरी या खाना नहीं मिल रहा। इसमें ये हो सकता है आपका कि टाइम लाइन्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको क्लाइंट कहता है कि आपने 15 डेज 20 डेज के अंदर मुझे ऑडिट कंक्लूड चाहिए, या जो एक नॉर्मल एंटिटी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप जाएंगे तो ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, वो अवेलेबल नहीं थी। आपको उनको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट अगर लगा, तो ये भी आप हाईलाइट करेंगे दो चार्ज गवर्नेंस को। फिर जो नेक्स्ट आइटम आप दो चार्ज विद गवर्नेंस को बताते हैं वो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं। इसकी कोई एग्जांपल कि ऐसे कौन से मैटर्स हो सकते हैं जो हम दो चार्ज विद गवर्नेंस को बताते हैं और जिन पे डिस्कशन ड्यूरिंग द ऑडिट आपकी मैनेजमेंट के साथ हुई? मिस स्टेटमेंट किसी एरिया से रिलेटेड हो सकती हैं, इसमें एग्जांपल्स हो सकती हैं आपकी गोइंग कंसर्न का, अगर आप इशू आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आप डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है उस पर। उसके अलावा हो सकता है कोई नई एक्विजिशन हुई है तो उसको डिस्कस करना है आपने, उस पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कोई डिफरेंट या मटेरियल ट्रांजैक्शन आ गई है उसके लिए, तो ये भी आपने दो चार विद गवर्नेंस को बताना होता है। उसके अलावा जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से ले रहे होते हैं वो भी आपने कम्युनिकेट करनी होती हैं दो चार विद गवर्नेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जब फाइनलाइज हो जाते हैं तो वो आपको कम्युनिकेट करनी है दो चार विद गवर्नेंस के साथ। कोई बता सकता है कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइप्स की होती हैं? चार। कौन कौन सी? देखिए, मेनली तो दो टाइप की, एक क्लीन ओपिनियन है या मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड में फिर है क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर होता है। क्लीन ओपिनियन के साथ भी आपके एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर टाइप चीज़ें आ रही होती है। तो नंबर ऑफ रिपोर्ट इस तरह तो फिर 6 7 बन जाती हैं आपकी। तो मेन लेकिन बाइफिकेशन होती है, इट्स क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तो उसके कंटेंट जो होते हैं वो भी आपने दो चार गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करने होते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली हमेशा आपको राइटिंग जो है वो प्रेफर्ड होती है, लेकिन अगर वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है तो आपने उसमें डॉक्यूमेंट करना है अपने वर्किंग पेपर में कि किसके साथ और कब वो कम्युनिकेशन आपने की। और कोई चीज़ आप समझते हैं कि जो मैंने मिस कर दी हो, दो चार गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी चाहिए लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है? वो तो आपने आइडेंटिफाई किया ना, कोई आपका इशू आइडेंटिफाई कर लिया, वो उनको हम सेपरेटली डिस्कस, वो तो आपने बताने होते हैं मैनेजमेंट लेटर, बोर्ड लेटर में थ्रू। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन हमें दो चार गवर्नेंस स्पेशली लिस्टेड एंटिटीज़ में कम्युनिकेट करनी होती है। नहीं, इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस है वो मैंडेटरी है, एज पर आयदा जो है आपको कम्युनिकेट करनी होती है दो चार गवर्नेंस को कि वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। प्राइवेट एंटिटीज़ में तो ऑब्वियसली वो खुद ही लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको पता होता है अगर आपकी कोई इंटरेस्ट है, लेकिन पब्लिक में नहीं पता होता। तो यू हैव टू कंफर्म कि आप इंडिपेंडेंट हैं। सॉरी? जी, कंट्रोल डेफिशिएंसीज बिल्कुल आपने वही बतानी होती हैं। और उसके अलावा भी ऑब्जर्वेशन अदर देन कंट्रोल्स आपकी कोई आ रही हैं तो वो भी आपने कम्युनिकेट किया, वो मैनेजमेंट लेटर में जो आप कम्युनिकेट करते हैं।
नेक्स्ट आयजा जो रेलेवेंट है हमारे, वो है आयजा 700, जो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग का जो पार्ट बनता है। पाकिस्तान में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हम आयजा के मुताबिक इशू करते हैं। सब एग्रीड है इस बात से? क्यों? यही तो वो आयजा है जो जिसमें ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया है। ऐसा क्यों है? अच्छा, पाकिस्तान में बेसिकली जो है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं जो डिफाइन किए गए हैं कंपनीज एक्ट में। अगर तो कंपनीज एक्ट में जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वन ऑफ दो आप पे एप्लीकेबल है, तो फिर जो ऑडिट ओपिनियन है या आपके फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, वो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के अंदर जो दिया है वो फॉलो करना है। लेकिन अगर वो फ्रेमवर्क नहीं है जो कंपनीज एक्ट 2017 में बताया गया है, तो उसके अलावा कोई आपका फ्रेमवर्क है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वो रिपोर्ट दे रहे होंगे आयजा के मुताबिक, या और क्या ऑप्शन है, एक लोकल, अभी रिसेंटली कुछ चेंज भी हुआ उसमें, ATR 17। तो अगर आपका फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट वाला नहीं है, तो फिर आप या तो आयजा में है या ATR 17, जो भी फ्रेमवर्क आपने अडॉप्ट किया उसके मुताबिक आपने वो फॉलो कर। अच्छा, ऐसा जो ओपिनियन हमारा जो जो लोकल हमारी रिपोर्ट है, स्टेटरी रिपोर्ट, और जो आयजा की रिपोर्ट है, उसमें कोई डिफरेंस है आपके नॉलेज में? ये दोनों रिपोर्ट सेम है, सिर्फ दो डिफरेंट जगहों पे ये रिपोर्ट्स को दिया गया है। वन ऑफ द डिफरेंसेस कि हमें लीगल और रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोकल, उन पे हम ओपिनियन दे रहे होते हैं जो आपकी स्टेटरी रिपोर्ट है। और कोई डिफरेंस है? जी। नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर तो सही है। अदर कोई सिग्निफिकेंट इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लीगल और रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे हम। ऐसा नहीं है। ओपिनियन जो पैराग्राफ है हमारा स्टेटरी रिपोर्ट का, उसमें कुछ 3 एडिशनल सेंटेंसेस डाले गए हैं जो कि आपकी आयजा की रिपोर्ट में नहीं है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि जहाँ पे आपका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट का है, तो आपको जो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस में फॉर्मेट्स दिए हुए हैं वो फॉलो करने हैं। और अगर कोई और फ्रेमवर्क है, तो फिर आप आयजा या ATR 17 को फॉलो करेंगे। अच्छा, ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो अगर आप जब वापस जाएंगे यहाँ से इस वर्कशॉप से, तो आप कंपेयर करेंगे, और अब तो आपके नॉलेज में भी आ गया, और आपने कोलीग्स को भी ये बताना है कि ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि आयजा आयजा रिपोर्ट में नहीं है लेकिन स्टेटरी में हैं। वन इज कि वी स्टेट दैट वी हैव obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the पर्पस ऑफ द ऑडिट। ये सेंटेंस जो है ये लोकल स्टेटरी रिपोर्ट में है, ये आयजा की रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ओपिनियन के साथ ऐड किया गया है, इन आवर ओपिनियन के बाद, एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। तो ये भी एक लोकल रिक्वायरमेंट है, ये आयजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड जो की डिफरेंस है ओपिनियन पैराग्राफ में, ये मिडल ऑफ जो सेकंड पैराग्राफ ऑफ ओपिनियन है उसके मिडल में आता है। इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड रिस्पेक्टफुली गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एज एट, फिर आगे जो आयजा में वर्डिंग दी गई है वही फॉलो की जाती है। तो ये 3 की डिफरेंसेस हैं, अदर देन जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में हम ओपिनियन दे रहे होते हैं। ये 3 आइटम्स ऐसे हैं जो आपके स्टेटरी रिपोर्ट में हैं लेकिन आयजा की रिपोर्ट में नहीं है। तो आज के बाद आपको पता चल गया कि आपकी लोकल जो स्टेटरी रिपोर्ट है और आयजा की रिपोर्ट, उनमें की डिफरेंस क्या है, एक लीगल रेगुलेटरी का और एक ओपिनियन पैराग्राफ में डिफरेंस है। वर्डिंग के ये 3 सेंटेंसेस एक्स्ट्रा हैं। लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पता है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में प्रॉपर हैं उस पर ओपिनियन दे रहे होते हैं। उसके अलावा हम बता रहे हो कि कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट है और बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकनसाइल है। फिर उसके अलावा जो तीसरी चीज़ हम बता रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंडिचर और गारंटीज अगर ड्यूरिंग द ईयर को इशू की गई हैं, वो बिजनेस पर्पजेज के लिए थी। फोर्थ सिनेरियो वो आता है जहाँ पे आप ज़कात के बारे में बताते हैं। अगर तो ज़कात नहीं हुई, डिडक्ट हुई या एप्लीकेबल नहीं थी, तो वो आप बताएंगे। और अगर डिडक्ट हुई तो वो डिपॉजिट हुई एज पर लॉ या नहीं, तो इस पर भी आपका ओपिनियन, और इस पर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, यू हैव, बिकॉज आप एक ओपिनियन इशू कर रहे हैं।
अच्छा, एज 570 इस प्रेजेंटेशन में नहीं था, तो मैंने कहा इसका भी ओपिनियन पे अफेक्ट होता है। गोइंग कंसर्न रिलेटेड जो है, आपने जो आज की ट्रेनिंग थी उसमें भी गोइंग कंसर्न का जिक्र आया। तो एक की आइटम है जिसको जो है ना आपको देखना होता है। एक दो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, सामने होगी तो आप उधर से देख के बता देते हैं। गोइंग कंसर्न एक बहुत की एरिया होता है। कुछ एंटिटीज तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब नेट एसेट्स पोजीशन है, कोई सिग्निफिकेंट लाइबिलिटीज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में तो एक कंफर्टेबल है कि आपको गोइंग कंसर्न रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा। लेकिन गोइंग कंसर्न जिन एंटिटीज में प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे लॉस में आ रहे हैं, ग्रॉस लॉस सिचुएशन अगर आ गई है, वो एक अलार्मिंग सिनेरियो है कि एंटिटी ऐसा क्यों हुआ, क्या अनयूजुअल हो गया या इसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा हो गया आपकी ग्रॉस लॉस में रहेगा। नेट एसेट्स जो है पोजीशन नेट लाइबिलिटीज में चली गई, या एनजीओज को जब हम देखते हैं तो उनके नेक्स्ट ईयर के क्या फंडिंग है उनके पास चलने के लिए, वहाँ पे आपको एक क्रिटिकल एरिया होता है जो भी आपका डेवलपमेंट सेक्टर है, उसमें देखना होता है कि क्या ये एनजीओ इस साल तो ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छे फंड्स आए और इन्होंने एक्सपेंसेस जो भी इनके डोनर्स ने इनको कहा वो उसके मुताबिक किए। अगले साल के लिए क्या इनके पास फंडिंग इन प्लेस हैं, क्या ये अगले साल परफॉर्म कर पाएंगे। तो गोइंग कंसर्न एक बहुत ही क्रिटिकल एरियाज होता है कुछ एंटिटीज में, और फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो ऑडिटर का है इस पे स्पेंड होता है। तो लेट्स अज्यूम एक सिनेरियो बताता हूँ कि जी अब एक एंटिटी है, उसको गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने चाहिए थे, अगर उसने बना दिए तो किस तरह का ओपिनियन होना चाहिए आपका। देख लिया जिन लोगों ने, उन्होंने फौरन बता दिया कि एडवर्स ओपिनियन। तो देखें इसमें स्टैंडर्ड बड़ा स्ट्रेट है कि अब एक गोइंग कंसर्न इज वेरी क्रिटिकल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे नहीं बननी चाहिए थी और आपने बनाई है, तो स्ट्रेट एडवर्स ओपिनियन आपने देना है। अब एक दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि गोइंग कंसर्न रिलेटेड आपने मटेरियल अनसर्टेनिटीज आइडेंटिफाई की, लेकिन आप समझते हैं कि अगर जो इसके रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स हैं वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर किए हुए हैं, तो फिर गोइंग कंसर्न पे हमें बनाने चाहिए। सही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बने, लेकिन सिग्निफिकेंट जो अनसर्टेनिटीज हैं उसमें। अब अगर सिग्निफिकेंट जो अनसर्टेनिटीज थी वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हो, तो हमें क्या करना चाहिए फिर। क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड, एम्फेसिस ऑफ मैटर। सही है, उसको भी एम्फेसिस ही कहते हैं। गोइंग कंसर्न रिलेटेड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक स्पेसिफिक मतलब स्टैंडर्ड 570 उसको डील करता है। लेकिन अगर डिस्क्लोजर ठीक नहीं है, आप समझते हैं कि बनने गोइंग कंसर्न पे चाहिए लेकिन कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं है, तो फिर क्या होगा। डिपेंडिंग ऑन के सिनेरियो कितना क्रिटिकल है, अगर तो ऐसे ही था कि मतलब क्लोज कॉल सिनेरियो, बहुत ही कुछ मतलब आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक प्रॉब्लम एरिया है आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं हो रहा, तो फिर क्वालिफाइड। लेकिन आप समझते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट इसमें इश्यूज हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं होंगे, तो यूज़र अंडरस्टैंड नहीं करेंगे सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिचुएशन को, तो फिर क्या करना है हमने, फिर एडवर्स ओपिनियन उस पर जो है ना जाएगा। तो 570 जो है इसमें मैंने 700 के अंदर ही ऐड कर दिया था। तो ये हमने इस सिचुएशंस को डिस्कस कर लिया कि अगर तो डिस्क्लोजर ठीक है, फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन और एम्फेसिस रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट आइजा जो रेलेवेंट टू रिपोर्टिंग है वो है 701। ये किस टाइप ऑफ एंटिटीज पे एप्लीकेबल है आइजा 70। लिस्टेड, लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है ये आइजा 701। तो ऑब्वियसली अनलिस्टेड जो एंटिटीज होती हैं वहां पे हम ये की आउट मैटर्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते। की आउट मैटर्स होते क्या है। दो चार गवर्नर सिग्निफिकेंट मैटर्स। सॉरी, सही है। बेसिकली की आउट मैटर वो मैटर होता है जो ऑडिटर की जजमेंट में इस करंट ईयर के ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट था हमारे ऑडिट में। जैसे हमारा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड हुआ, या हमारी एफर्ट्स गई, डिस्कशन विद मैनेजमेंट गई, दो चार वे गवर्नेंस को भी आपको पता है हमें कम्युनिकेट करना होता है, क्योंकि कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये बना रहा है। तो की ऑडिट मैटर डिटरमिन कैसे करते हैं, कोई आइडिया इसकी, कोई गाइडेंस है या कि हर एक की अपनी जजमेंट है।
कॉम्प्लेक्स एरियाज, एस्टिमेट्स। अच्छा, जो 701 है उसने आपको गाइड किया हुआ है बेसिकली कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं की और मैटर डिटरमिन करने के लिए, सही है। वो कहता है कि पहले तो इन्वेंट्री ले लें, वो सारे आइटम्स जो आपने 2-4 वीक गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए। सही, ऑब्वियसली जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होता है वो 2-4 वीक गवर्नेंस को जाता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने देखा एज 260 में। अब वो मैटर्स में से आप ऐसे मैटर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ऑडिटर की अटेंशन ज़्यादा थी। अब अटेंशन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं। कोई बता सकता है कि इस अटेंशन एरियाज हमारे कौन से होते हैं ऑडिट में? सॉरी। सही कह रहे हैं। ये वन ऑफ द वे जो है लुकिंग, स्टैंडर्ड ने भी आपको गाइड किया हुआ कि आपने की ऑडिट मैटर जब डिटरमिन करने हैं जहाँ पे ऑडिटर अटेंशन ज़्यादा थी, उसके लिए जो है ना वो गाइड करता है। एक एरियाज वो हो सकते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट का चांस है या सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया है, उनको आप पहले आइडेंटिफाई कर लें। फिर आप सेकेंड स्टेज पे वो कहता है कि ऐसे एरियाज जो जहाँ पे ऑडिटर की जजमेंट इन्वॉल्व थी, उनको कंक्लूड करने में, जैसे कि लेवल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2 to 3 के दरमियान हो रहा होता है कि 3 में जब आ रहा है तो उसमें फिर फर्दर जजमेंट्स हैं, या गुडविल है तो गुडविल रिलेटेड जो आपकी जो जजमेंट्स हैं। तो एक तो रिस्क एरियाज हो गए, सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज, फिर जजमेंटल एरियाज। या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग द ईयर हुए ऐसे, जैसे कि कोई सब्सिडरी एक्वायर कर ली, कोई डिस्पोज ऑफ कर दिया आपने, कोई ग्रुप के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग ऐसी होगी जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम आपका लेगी। तो ये वो इन्वेंट्री है एरियाज की जहाँ से आपने डिटरमिन करना है कि कौन से ऐसे एरियाज थे जो मोस्ट सिग्निफिकेंस थे मेरे ऑडिट करंट ईयर के लिए कंक्लूड करने के लिए। तो वो आप रिपोर्ट करेंगे की ऑडिट मैटर्स। ये हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेबल लिस्टेड एंटिटीज पे है, की ऑड मैटर है क्या ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। मोस्ट सिग्निफिकेंस को डिटरमिन करने के लिए भी स्टेप्स हमें 701 में बताए गए हैं। ये हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे मिस स्टेटमेंट या सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया है, जजमेंटल एरिया है, या सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन हुई। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस हैं, गुडविल है, वैल्यूएशंस हैं, न्यू स्टैंडर्ड कोई आ गया है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट आपका एरिया है। तो इससे रिलेटेड आपने फिर अपनी क्या अप्रोच थी, ये एरिया एक आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको कैसे कंक्लूड किया, ये आपने बताना है। क्वालिफिकेशन या गोइंग कंसर्न आपके ख्याल में की आउट मैटर नहीं होने चाहिए? वेरी गुड जी। बाय नेचर तो 7 ये मीट करता है सारा क्राइटेरिया कि मतलब रिस्क एरिया था, आपने उसमें से आइडेंटिफाई, सिग्निफिकेंट एफर्ट्स भी जाती हैं, अटेंशन भी आपकी जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड ने गाइड किया कि इनके रेलेवेंट क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम एज पर दो स्टैंडर्ड्स, और इनको की और मैटर रिपोर्ट नहीं करना फिर, क्योंकि गोइंग कंसर्न रिलेटेड भी गाइडेंस है और क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी गाइडेंस है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आयजा 701 मना करता है कि ये आपने नहीं करना। किसी को आइडिया है कि वो क्या है? सॉरी। वेरी गुड, कि अगर आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर जब ओपिनियन दिया हो तो फिर की और मैटर उसमें होते ही नहीं है, सही है। ये एक सिनेरियो है। अब कुछ चीज़ें जो आयदा 701 कहता है कि आपने नहीं करनी है। अब इसकी वर्डिंग्स जो आपके की और मैटर की ऐसी भी नहीं हो जानी चाहिए कि जो रीडर है उसको लगे कि आप इस आइटम को कंक्लूड नहीं कर पाए, आपको कोई इस पे कंक्लूजन नहीं लगे कि ओवरऑल ओपिनियन तो है लेकिन इस पे पता नहीं क्या किया है हमने। मतलब कंफ्यूजिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि लगे कि इस आइटम पे एक सेपरेट ओपिनियन आप इशू कर रहे हैं, एक ओवरऑल ओपिनियन है और फिर इस पे एक सेपरेट ओपिनियन है, ऐसी वर्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। फिर जेनेरिक वर्डिंग्स जो है ना वो नहीं यूज़ करनी चाहिए आपको की और मैटर्स को ड्राफ्ट करते हुए। एंटिटी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जितनी हो सकती है जो आपकी ऑडिट की, वो आपने उसे मेंशन करनी। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो, और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं डिस्क्लोज करनी है आपने पब्लिक जो कि एंटिटी ने खुद डिस्क्लोज नहीं की, आप उसको उठा के आपने कीवर्ड मैटर में डिस्क्लोज नहीं कर देना। तो ये चीज़ें जो 701 स्ट्रिक्टली मना करता है कि आपने जब कीवर्ड मैटर
को डॉक्यूमेंट करना है या अपनी रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें ये वाले प्रॉब्लम एरियाज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट साइज है हमारा 705 मॉडिफिकेशन। अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था मॉडिफिकेशन, तो कितने टाइप ऑफ ओपिनियन होते हैं मॉडिफाइड? 3। एक सिंपल मॉडिफिकेशन है आपकी, एक एडवर्स है और डिस्क्लेमर है। कोई बता सकता है मेन डिफरेंस क्या होता है? जो अगर आपको टेबल याद हो स्टैंडर्ड में, तो एक क्वालिफाइड क्वालिफाइड तो दोनों सिनेरियो में आ रहा है, एडवर्स और डिस्क्लेमर फिर आता है साथ। वो क्या दो सिनेरियोज हैं जिसकी बेस पे ये डिटरमिन होता है कि एडवर्स में जाएगा या डिस्क्लेमर में जाएगा? वेरी गुड। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने ले लिया, आपने एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की। अब वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने डिस्कस या उसको एनालाइज करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑडिट, कंसिडरिंग मटेरियलिटी और बाकी सारे एलिमेंट जो आपने ऑडिट एविडेंस लिए, कि क्या ये मटेरियल है आइटम या मटेरियल एंड परवेसिव है। अगर तो मटेरियल होगा तो क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो फिर एडवर्स ओपिनियन होता है। तो आपने एविडेंस सारा ले लिया, उसकी बेस पे आपने कंक्लूड किया कि ये मटेरियल है, मटेरियल प्लस परवेसिव है, तो एडवर्स में चला गया या क्वालिफाइड में चला गया। परवेसिव होता क्या है वैसे, एनी आइडिया? मोर देन वन एलिमेंट्स एक एग्जांपल है परवेसिव की, सही है। और कुछ? हाँ, कोई ऐसा आइटम है कि मतलब लेट्स से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें बाकी जो आइटम्स हैं वो 10% रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंगल आइटम ही 90% 80% प्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी परवेसिव की तरफ ले जाता है। और एक तीसरा सिनेरियो होता है, और वो क्या है? कोई डिस्क्लोजर, बहुत सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर होगा, तो ये 3 एलिमेंट है बेसिकली जो आपको परवेसिव इम्पैक्ट आ जाता है उसमें स्टेटमेंट का। एडवर्स तो हमने डिस्कस कर लिया, और क्वालिफाइड भी। ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब इशू किया जाता है? स्कोप लिमिटेशन, सही। लेकिन स्कोप लिमिटेशन, लेट्स अज्यूम आपकी स्कोप लिमिटेशन थी इन्वेंट्री है जो कि मटेरियल ही नहीं है उस पे, तो क्या आप डिस्क्लेमर दे देंगे? हाँ, पहला सिनेरियो हमने डिस्कस किया कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया, मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, उसका इम्पैक्ट देखा मटेरियल है या मटेरियल परवेसिव है, तो उसकी बेस पे क्वालिफाइड एडवर्स दोनों सिनेरियो हो सकते। लेकिन दूसरा सिनेरियो है कि हम जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो ले ही नहीं पाए, सही है। उस सिनेरियो में फिर क्या होता है कि फिर हमें इम्पैक्ट देखना होता है कि इस मटेरियल इसका मिस स्टेटमेंट बनती है इसमें, तो फिर क्वालिफाइड होगा। लेकिन जो एरिया जिसका हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे, वो परवेसिव इम्पैक्ट है उसका, मटेरियल एंड परवेसिव, तो फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि मटेरियल में स्टेटेड है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमने लिया था, उसकी बेस पे तो फिर फर्स्ट सिनेरियो है। लेकिन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है, तो फिर सेकंड सिनेरियो में हम जा रहे हैं। ये वो सिनेरियोज हैं डिफरेंट। एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं इसमें, जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा वो उनको जवाब नहीं देना चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे पूछना चाहूंगा। अब जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, तो एक सिनेरियो होता है कि ऑडिटर मतलब एविडेंस ले नहीं सका, वो क्या सिनेरियो हो सकता है? सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि ऑडिट एविडेंस आप नहीं ले सकते, वो क्या वो? ये तो मैनेजमेंट के एंड पे है ना, कि उनकी बुक्स सील हो गई या आग लग गई,
वो सिनेरियो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑडिटर का सिनेरियो क्या बनता है। आपकी अपॉइंटमेंट ईयर एंड के बाद हुई, कई दफ़ा ऐसे होता है आप उसकी मटेरियल इन्वेंट्री है जिसका फिजिकल नहीं कर पाए, या कोई और ऐसा एविडेंस है जो कि आप जिस टाइम पे प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो ये और उसका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि उस सिग्निफिकेंट है, तो आपको फिर डिस्क्लेमर की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड है जी 706, एम्फिसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक डिस्क्लोज होता है, दूसरा की डिफरेंस ये होता है कि एम्फेसिस उस मैटर को किया जाता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसके डिस्क्लोजर है, और अदर मैटर में वो सारे आइटम्स आते हैं जो डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन ऑडिटर समझता है कि इतने इंपॉर्टेंट है कि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए आई मस्ट रिपोर्ट देम इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये की डिफरेंस है। अच्छा, एम्फेसिस ऑफ मैटर की एग्जांपल्स। जी, लिटिगेशन एक सिनेरियो हो सकता है, रीस्टेटमेंट, अर्ली अडॉप्शन जहाँ पे अलाउड हो और उसका मटेरियल इम्पैक्ट हो। स्टैंडर्ड ये भी कहता है सिर्फ एक आपने स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया जिसका मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा, लेकिन मटेरियल इम्पैक्ट कर रहा है, अर्ली अडॉप्ट किया आपने, तो वो भी एम्फेसिस में। कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया मेजर जिसकी वजह से आपकी एंटिटी के ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो भी आप एम्फेसिस ऑफ मैटर में जाएगा। या एक फ्रेमवर्क डिस्क्राइब बाय लॉ है कि आपने ये फॉलो करना है, लेकिन आप समझते हैं कि इस एंटिटी के लिए या जो यूजर्स हैं उनके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है फ्रेमवर्क, क्योंकि बाय लॉ है, तो बट यू हैव टू कंप्लाई विद दैट, तो आप इस मैटर को भी एम्फेसिस ऑफ मैटर के थ्रू रिपोर्ट करेंगे। अभी एग्जांपल्स भी इसकी देख लेते हैं जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट। अच्छा, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत भी फाइनेंशियल अगर बनी हो तो एम्फेसिस ऑफ मैटर आपको इंक्लूड करना होता है। रिवाइज ऑडिटर रिपोर्ट का कभी सिनेरियो देखा है आपने पाकिस्तान में? हमारे यहाँ जो लीगल इसमें प्रॉब्लम्स इतनी है कि ये जो दोबारा रिपोर्ट इशू करने वाला इंटरनेशनली तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि लेट्स से आप अगर एजीएम तक ही आप अपॉइंटेड होते हो, नेक्स्ट एजीएम में कोई और आ गया तो आप उसके बाद कोई मैटर आइडेंटिफाई हुआ है तो आप उस पर रिपोर्ट कैसे दोगे, आप तो ऑडिटर कोई और है। तो लीगल इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन है। रीस्टेटमेंट जब भी को आइडेंटिफाई करते हैं, आप पिछले ऑडिटर को आगे हम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे भी सही, उनको बताना होता है कि भाई हमने ये मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की थी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या आप इनको करेक्ट करके नई रिपोर्ट इशू करना चाहोगे? स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा, क्योंकि लीगली वो इसमें इतने प्रॉब्लम हैं, तो जनरली वो कहते हैं कि आप रीस्टेट कर दें खुद ही, और हम फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ उस पर इंक्लूड करते हैं। अदर मैटर, इसकी एग्जांपल्स, इनिशियल ऑडिट की पिछला ऑडिट किसी और ने किया हुआ, वन ऑफ द सिनेरियो। ठीक है, इसका क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं होता फाइनेंशियल में, आप देखेंगे सारे ऐसे आइटम्स आएंगे जो डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इनिशियल ऑडिट एक सिनेरियो हो गया। ऑडिट हुआ नहीं पिछला, ये भी एक अनऑडिटेड है कंपैरेटिव। आइज़ा ये भी कहते हैं कि अगर आप लेट्स अज्यूम टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, एक स्टेचुटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक आपने कोई स्पेशल पर्पस किसी लेट्स अज्यूम कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट के लिए दे रहे हैं या कोई और उनके कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये सिनेरियो भी अगर आएगा तो फिर आपने उस रिपोर्ट में बताना है कि हम एक और रिपोर्ट इशू कर चुके हुए हैं, तो ये मैटर भी एज ए अदर मैटर रिपोर्ट होता है। ये रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ तो आप लोगों ने काफ़ी रेगुलरली देखते होंगे कि ये वाली जब भी हम
रिपोर्ट्स ऐसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे होते हैं तो ये पैराग्राफ आ रहा होता है आपका। बाकी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट पैरा आ गया जी 710। ये हम जो डिस्कस कर रहे थे कि 701 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेट्स से पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिफाइड थी, एडवर्स था, डिस्क्लेमर था, तो करंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और मैटर स्टिल एग्जिस्ट कर रहा हो अगर तो फिर आपको अपने पीरियड में असेस करना है कि स्टिल इसकी क्वालिफिकेशन है, एडवर्स है या डिस्क्लेमर। सही है। अब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनमोडिफाइड थी, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया उसमें एक रीस्टेटमेंट आपको नजर आई, तो उसका प्रोसीजर हमने अभी जो भी स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए कि आपने मैनेजमेंट को कहना होता है कि आप ऑडिटर को बताएं कि जी ये एक मिस स्टेटमेंट है, क्या वो रिपोर्ट इशू करना चाहेगा या उससे एग्री करता है, डिसएग्री करता है। तो जनरली यही होता है कि वो कहते हैं कि आप रीस्टेटमेंट करें। और जब रीस्टेटमेंट कर लेते हैं तो फिर क्या हम करते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि ये एक मिस स्टेटमेंट। क्या हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देते हैं कंपैरेटिव पे, या करंट पे सिर्फ देते हैं? हम करंट पीरियड पे हमेशा ओपिनियन दे रहे होते हैं। कंपैरेटिव में ये सिनेरियो जब आ गया कि कोई रीस्टेटमेंट हुई तो फिर आपने बताना होता है कि ये वाला आइटम इसका जो है वो हमने रीस्टेट किया है, उसके अलावा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम ओपिनियन नहीं दे रहे। हम हमारा ओपिनियन टुवर्ड्स इस एक आइटम जो रीस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई की और इनकॉर्पोरेट की उससे उस तक रिस्ट्रिक्टेड है। ये हमने पहले ही अदर मैटर में डिस्कस कर लिया कि अगर प्रायर पीरियड प्रेडिसेसर ऑडिटर कोई और था या ऑडिटेड नहीं थे तो फिर आपने अदर मैटर अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट आइदा जो रेलेवेंट है हमारे वो है 720, जो कि अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनसे डील करता है। अदर इंफॉर्मेशन होती क्या है? एनुअल रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर क्या चीज़ें आ रही होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू, कंट्रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं। तो ये सारी अदर इंफॉर्मेशन है जिस पे आइजा 720 आपको कहता है कि आप ओपिनियन दे रहे होते हैं तो यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन वर्क। मिस स्टेटमेंट अगर आप अदर इंफॉर्मेशन में आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस? नहीं, सीधे रिपोर्ट पे चले जाएंगे, पहले मैनेजमेंट को तो बताएंगे ना कि, कि ये मसला है। मैनेजमेंट लेट्स से हम ठीक नहीं करती तो फिर हम दो चार वे गवर्नेंस की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास जाएंगे। वो भी ठीक नहीं करते तो फिर आपको असेस करना होता है कि अब ये नहीं है कि उसमें अदर इन्फॉर्मेशन में लेट्स से हम उसने टन्स लिखने थे, सेल मेरी 10 टन के बजाय 11 लिख दी तो उसकी वजह एडवर्स या क्वालिफाइड नहीं कर देना। असेस करना है आपको इन्फॉर्मेशन को कि उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो ग्रॉसली मिसस्टेटेड है, तो फिर आपके ओपिनियन पे इम्पैक्ट जाएगा। नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन पे आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे होते हैं ना, एक पैराग्राफ है स्पेशल, तो उस में फिर आपने बताना है कि कोई मसला है या नहीं मसला है। अगर हमने अभी हमने ये शायद पहले डिस्कस भी किया है कि क्वालिफिकेशन किसी आइटम पे है हमारी, तो उसकी कंसिडरेशन आपको करनी होती है। अदर इन्फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट तो नहीं है। लेट्स अज्यूम आपने उसके फिक्स्ड एसेट्स को क्वालिफाई किया हुआ है या उस पे ईसीएल पे कोई क्वालिफिकेशन है, उसकी इन्वेंट्री पे कोई क्वालिफिकेशन है, और उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन में भी आ रही है तो उसकी इम्प्लीकेशन भी आपने कंसिडर करनी है अपने रिपोर्ट में। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फाइल असेंबली की जिसके बारे में बात किया जाता है, आप क्या टाइमलाइन है फाइल असेंबली की स्टैंडर्ड में? आपकी फर्म्स में वैसे जनरली 60 डेज हो रहा होता है। 14 डेज कौन सी फर्म? वीडियो में। ज़बरदस्त। अच्छा, आयजा में आपको पता है
जो है वो 60 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया गया है। मैं केपीएमजी में हूँ, तो मैं आपको अपनी फर्म के बारे में थोड़ा बता दूं कि आज से 7-8 साल पहले तक हम भी 60 डेज को एक चैलेंज समझते थे कि ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर फाइल जो है असेंबली, वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन हमने फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और क्वालिटी के ऐसे मेजर्स लेके आए। आप बिलीव करेंगे, जिस दिन हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, हम उस दिन फाइल अपनी क्लोज कर देते हैं, असेंबली कंप्लीट हो जाती है और हमारी फाइल्स क्लाउड बेस्ड हैं, हार्ड फाइल्स नहीं है, कोई लोकल सर्वर्स में नहीं है। हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमने अगर काम रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो हम अपना काम उस दिन पे कंप्लीट करें। लॉक हो जाती है? नहीं, कोई डॉक नहीं, वो तो एक प्रोसेस है। फिर रिस्क से अप्रूवल लेंगे, क्यों आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो कि आपको पता है असेंबली के बाद अगर कोई फाइल आप चेंज करते हैं तो उसका भी एक मैकेनिज्म होता है। तो हमारी फाइल असेंबली सेम डे पे, जिस दिन पे ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो फिर हमें, क्योंकि 60 डेज दिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए, तो हमें ये बड़ी स्ट्रगल होती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हैं, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ही चेंजेस हो रही हैं, दूसरी चेंजेस नहीं हो रही हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड आपको अलाउ नहीं करता कि कोई नया काम करें आप ऑडिट रिपोर्ट के बाद, या कोई नए कंक्लूजन ड्रॉ करें। एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें हो सकती हैं, कोई नया काम, नए कंक्लूजन नहीं हो सकते। तो वो एक चैलेंजिंग एरिया था। तो उसको फिर अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डिड कि हमने ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन पे फाइल क्लोज करना शुरू कर दी। नहीं नहीं, देखें, कोई भी काम है ओपिनियन पे क्यूमुलेटिवली हेल्प कर रहा होता है ना, क्यों उसको फॉर्म करने में। आपने लेट्स से एनालिटिकल परफॉर्म किए, अगर तो आपके पास एविडेंस है, ये एनालिटिकल आपने रिपोर्ट डेट से पहले कर लिए थे, तो फिर तो आप उसको फाइल में लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो एविडेंस आपके पास नहीं है, तो फिर आपको रिव्यूअर चैलेंज कर सकता है कि काम में प्रूफ है कि ये आपने काम पहले किया। आपको पता है कि एक्सेल वर्ड की फाइल जो है उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कब क्रिएट, मॉडिफाई, लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई, ये सब चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं ना, ट्रैक हो सकती हैं। तो ये एक चैलेंज होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में आपने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर हमने ये स्टेप इस स्टेज तक पहुंच गए। 60 डेज ऑब्वियसली पहले एक चैलेंज था, फिर अब इस स्टेज पे, तो जो कि बहुत रेयर है ऑब्वियसली। हमारे पाकिस्तान में क्या, इवन रीजन में भी ये ऐसा नहीं हो रहा जो हम कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए रिटेंशन पीरियड की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट, एक तो दो तो आपको सामने नजर आ रही है। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? 10 ईयर्स है। ऑल दो आपको जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे 5 ईयर्स है, और टैक्स लॉ में 6 साल है। 6 ईयर्स तक होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट या कोड ऑफ एथिक्स आई कैप का जो है, उसमें 10 ईयर्स टाइमलाइंस डिफाइन की गई हैं डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए। तो फिर ऑब्वियसली हमें उसके साथ कंप्लाई करना है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड आप 10 साल के लिए आप वो फाइल मेंटेन करेंगे। अच्छा, आइजाज ख़त्म हो गए हैं। अब जो हमारे रिलेटेड टू ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग थे, ये एक आपको पता है ATR 17 चेंज हुआ है, तो मैंने कहा आपके नॉलेज के लिए। इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता है किसी को? स्मॉल मीडियम पे उनके लिए भी तो है उसमें रिपोर्ट, सिर्फ एनजीओ नहीं है। इसका इफेक्टिव डेट क्या है? कोई भी एंटिटी जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून 2025 या उसके बाद होगा, तो उस पर ये न्यू ATR लगेगा। और ये चेंजेस की क्यों गई? इसकी बेसिकली ये आउटडेटेड हो गई थी पिछली रिपोर्ट को। 2016 में जब ये ATR आया था, तो उस वक्त के मुताबिक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग जो पॉलिसीज़ हैं, पहले सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ दी जाती थी, अब मटेरियल पॉलिसीज़ आप देते हैं। फिर इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान वर्डिंग पहले होती थी, अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग वो चेंज हो गई। फिर फॉर्म जो थे 35, उसमें फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट दिया होता था, उस वहाँ पे रेफरेंस ऑडिटर रिपोर्टिंग रेगुलेशन का आ गया। तो बेसिकली जितनी भी चेंजेस इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं, उनका पर्पज़ ये है कि जो लेटेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है
और जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स हैं और ऑडिटिंग फ्रेमवर्क्स हैं, उन सब की जो चेंजेस ओवर द पीरियड हुई, ये एटीआर में वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, वो सब इनकॉर्पोरेट की हैं, और अब अपडेटेड एटीआर जो है ना, और ये जो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट आयदा की रिपोर्ट्स हैं, उस स्ट्रक्चर में भी आया है। तो ये एक अच्छी चेंज है। ऑब्वियसली इस तरह के काम अब देखें 16 और 25, तो बहुत टाइम हो गया था, तो अपडेट्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए ताकि आउटडेटेड चीज़ें ना हो जाए। थैंक यू। मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई। अब आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बस। वो आप पढ़ा रहे थे वो कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर इनमें डिफरेंस क्या है और इन पे पाकिस्तान में कौन सी रिपोर्ट पे जो है ऑडिट? पाकिस्तान में करंट ईयर पे रिपोर्ट करते हैं। सर इनमें कंपैरेटिव पे डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? जी सर। यार वैसे मैं भी कंफ्यूज ही हूँ इस पे, जो है ना, मैंने भी सर बहुत। हम भी कंफ्यूज ही हैं हाँ, तब। ये है क्योंकि पाकिस्तान में होता नहीं है, तो फिर ज़्यादा टेंशन। अगर बाहर जाना है तो फिर 1-to-1 सेशन एक करेंगे, दोनों मिल के समझेंगे इसको। ठीक है सर। ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि जी ये जी ये सर। कौन सा सिनेरियो होता है कि दोनों सालों में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और किस जी कंट्रीज में होता है, मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। प्लानिंग को क्लोज करें। आइडियल टाइम फॉर प्लानिंग। साइन ऑफ्स, मतलब हम अपनी प्लानिंग को साइन ऑफ कर दें फ्रॉम 3 रोल्स। नहीं, उसमें देखें, ऑडिट एक प्रोसेस है, सही है, और प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट। प्लानिंग कोई ऐसा काम नहीं है कि जो वन टाइम हो गया तो बस अब हम आगे ही चलेंगे, हम इधर वापस नहीं आएंगे, सही है। ये एक कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। लेट्स दूँ, मैं एग्जांपल दूँ कि आपने ऑडिट स्टार्ट किया, आपने अपने सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए, जनरली रेवेन्यू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, या ये ऐसा कोई काम। जब थोड़ा प्लानिंग के बाद आप एग्जीक्यूशन में गए तो आपको पता चला कि कोई इन्होंने एक्विजिशन कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जिसमें रिस्क एरिया हो सकता है, तो आप वापस जाके अपनी प्लानिंग को अपडेट करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम है, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन में जाने से पहले प्लानिंग को फर्स्ट टाइम मार्किंग हो जानी चाहिए। तो रिव्यू प्रोसेस जो है वो भी कंटिन्यूस होता रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्लानिंग अपनी जाके जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं उससे 5 दिन पहले, 4 दिन पहले मार्क कर रहे हो, जो कि या रिव्यू कर रहे हो, वो सही नहीं है। प्लानिंग के टाइम पे उसको मार्क करना है, उसमें कोई अपडेट आए तो वो करके दोबारा उसको मार्क करना है। ठीक है सर, मतलब मुझे इस तरह से लगता है कि जब आपके नंबर्स लॉक हो रहे होते हैं, जब आप इनिशियल्स कर रहे होते हैं, उस टाइम के ऊपर एटलीस्ट आपकी प्लानिंग साइंड ऑफ होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बहुत लेट है। इनिशियल तो मतलब आप इनिशियल देखें, आपको ये समझना चाहिए, जब आपने इनिशियल दे दिए तो ये काइंड ऑफ ऑडिट ओपिनियन के लिए आप रेडी हैं। जब इनिशियल देते हैं तो साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट भी देते हैं ना, अनलेस बोर्ड लेटर में आपने कोई ऐसा आइटम आउटस्टैंडिंग छोड़ा हो कि जिसकी इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती है, तो उस वक्त ऑडिट कंक्लूड है आपका, तो वो प्लानिंग मार्किंग का बिल्कुल नहीं है। प्लानिंग होनी चाहिए। लेट्स दूँ, मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर 1.5 मंथ का ऑडिट है या 1 मंथ का ऑडिट है, तो प्लानिंग आपकी पहले 15 डेज में मार्क हो जानी चाहिए। फिर आप जो है नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है एग्जीक्यूशन की और कंप्लीशन, फिर ये जो कंप्लीशन की स्टेज है वो जब आप इनिशियल कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे वो मार्क होनी चाहिए। अनलेस कोई ऐसा स्टेप है, जैसे कि कंप्लीशन में कौन सा ऐसा स्टेप है जो इनिशियल के टाइम पे नहीं हुआ होता, लेट्स एक कोई। सर हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही होती है अपने नहीं, इनिशियल डायरेक्टर कर रहे होते हैं ना हम, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं वो हम कब करते हैं, जब ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके इनिशियल के टाइम पे सब्सिक्वेंट की जनरली इंक्वायरी आप नहीं करते, वो करते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन सारी जब ऑडिट रिपोर्ट की होती। तो इस तरह कोई स्टेप है तो वो बाद में होगा। बाकी सब कुछ जो आपका है इनिशियल से पहले, प्लानिंग अपने टाइम पे, टेस्टिंग और फिर कंप्लीशन। ठीक सर, अभी हम इसको नंबर ऑफ डेज से लिंक कर रहे हैं ना, लेकिन एंगेजमेंट डिफरेंट भी हो सकती है। समटाइम्स प्लानिंग बहुत लंबी चली जाती है, डेटास के भी इश्यूज होते हैं। अगर हम इस तरह से कर लें कि ईटीडीज हमारी हो गई हैं और पार्टनर ने अपना जो फर्स्ट रिव्यू होता है बिफोर इनिशियल्स वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम इस टाइम के ऊपर प्लानिंग को साइन ऑफ कर दें। मतलब अगर मैं डेज़ के साथ इसको लिंक नहीं करना चाहता, जिस तरह से आपने बताया कि 15 डेज़ के अंदर आप कर लें। देखिए, प्लानिंग आपको बताया लंबी चली गई, तो फिर जब तक प्लान आप प्रॉपर नहीं करोगे, एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन अफेक्ट होती है, सही है। प्लान फर्स्ट टाइम प्लान तो होगा ना, उसे मैंने कहा कि अपडेट्स आती हैं, कोई नई चीज़ आई है तो आप प्लान को अपडेट कर लें।
तो ये नहीं है कि प्लानिंग आपकी इनिशियल तक चलती रही तो फिर एग्जीक्यूट कैसे किया ऑडिट आपने, फाइनलाइज कैसे किया। ये जो हम बात कर रहे हैं कंक्लूड करना है आपने ऑडिट, सारा कुछ ओवरऑल पिक्चर नहीं है। जब प्लानिंग ये भी चल रही थी तो वो फिर वो वाले अगले पार्ट्स तो परफॉर्म नहीं कर रहे आप, तो जो कि सही नहीं है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो प्लानिंग है वो अपने टाइम पे अपडेट हर चीज़ में आ सकती है, टेस्टिंग में, कंप्लीशन में, और रिपोर्ट तक आपके पास टाइम होता है। लेकिन एक इनिशियल प्लानिंग दी किस लिए गई है कि जब ऑडिट स्टार्ट करें तो आप प्लान करें, प्लान करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन में जाएंगे। अगर प्लान प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर एग्जीक्यूट भी नहीं होगा और कंक्लूड भी सही नहीं होगा। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सर जो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हम नंबर ऑफ डेज की बेसिस के ऊपर प्लानिंग को, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज होते हैं एंगेजमेंट के, उसके बाद प्लानिंग को साइन ऑफ कर दें। बात साइन ऑफ नहीं करनी मेरे भाई, उसको प्लानिंग कंप्लीट करनी है। सिर्फ साइन ऑफ इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव कि जी आपकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं है और आप साइन ऑफ कर दें तो वो सफिशेंट नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट योर प्लानिंग प्रोसेस, उसको रिव्यू करके कंक्लूड करना है। मैंने कहा उसमें कुछ चेंज आती है तो वो फिर आप दोबारा कर सकते हैं उसको मार्क। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सवाल था। जैसा आपने बताया कि लॉ रिक्वायर करता है कि 10 साल तक डॉक्यूमेंटेशन होगी, राइट? तो सर डॉक्यूमेंटेशन के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी के साथ, वो वेट साइन होता है, ठीक है? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो क्या वो स्कैन कॉपी जो होगी, वुड डैट बी कंस्टिट्यूट अ गुड डॉक्यूमेंटेशन, या हमें हार्ड ही मेंटेन करना है फॉर 10 ईयर्स? डॉक्यूमेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो, हार्ड हो सॉफ्ट हो, जैसे आपको बताया हमारी फाइल तो क्लाउड बेस्ड फाइल है तो सारी सॉफ्ट में है। इररिस्पेक्टिव आपके पास एविडेंस होना चाहिए, कोई भी काम किया है आपने, कोई उसका सपोर्टिंग में कोई एविडेंस आपकी फाइल में है, वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको प्रूफ करना है कि मेरे पास है, मेरी फाइल है। अगर लेट्स से आप हार्ड और सॉफ्ट का मिक्स रखते हैं तो जो सॉफ्ट में चीज़ें हैं वो वहाँ पे हो, लेकिन वो रेफर्ड हो एक दूसरे से, ये डॉक्यूमेंटेड ऐसी हुई हो कि आपको एक फाइल है तो उसमें हमें पता है क्या चीज़ है सॉफ्ट में है, क्या चीज़ है हार्ड में। ये नहीं है कि अब मिल नहीं रही तो उसको कहीं ढूंढते हैं हम, अच्छा वहाँ पे थी। सर जैसे मैं ऑडिट के अलावा भी बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, ठीक है, और कोर्ट कहता है कि भाई आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करो, ठीक है, नॉट द स्कैन कॉपी, तो उस टाइम पे कंसर्न्स नहीं आ सकते? नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब हम अगर समझते हैं कि हमने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लिया, तो अगर मैंने अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट कर दिया होता है, जैसे लेट्स अज्यूम कि जी मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया, उसके सिनॉप्सिस मेरी फाइल में है, तो मेरे लिए वो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है। अब मैं कोर्ट ऑफ लॉ के लिए तो कोई वो नहीं कर रहा होता तैयार ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन, मैंने तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है। उन्होंने मुझसे अगर मांगा तो जो चीज़ मैंने अपने लिए प्रिपेयर की है वो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये वो मुझे ये नहीं कह सकते कि आपको ओरिजिनल इसमें रखना चाहिए था। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, एक क्वेश्चन था रिपोर्ट के रिलेटेड कि की ऑडिट मैटर्स और एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, बिसाइड्स ये कि लिस्टेड एंटिटी ने कैम रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। फॉर एग्जांपल इफ किसी लिस्टेड एंटिटी का एक मेजर प्लांट बर्न डाउन हो गया, तो क्या ये की ऑडिट मैटर्स में आएगा या एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आएगा? देखिए की ऑडिट मैटर्स तो वो और मैटर्स होते हैं जो कि ऑडिटर की जजमेंट में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जिसपे मैंने एज ए ऑडिटर स्पेंड किया, वो है की ऑडिट मैटर्स। एम्फेसिस ऑफ मैटर वो मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर की जजमेंट में यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं कि अगर ये डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया है सफिशिएंटली डिस्क्लोज है चीज़, लेट्स प्लांट ही डिस्ट्रॉय हुआ हुआ वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, मैं उस पर एम्फेसिस देना रेलेवेंट समझता हूँ तो फिर मैं उस पर एम्फेसिस दूंगा। और अगर उसमें मेरा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो मैं की ऑडिट मैटर में उसको रेफर कर सकता हूँ। वो की ऑडिट मैटर लेट्स हो सकता है मेरा उस पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं गया, सिर्फ एक इवेंट हुआ है, मुझे पता है, उससे रिलेटेड मैंने डिस्क्लोजर दे दिया और अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऐड कर दिया उसका। तो दोनों डिफरेंट है, एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से। जो आपके एम्फेसिस होते हैं वो यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझते हैं कि ज़रूरी है डिस्क्लोज्ड आइटम्स। की और मैटर जहाँ पे ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट्स गई, वो आइटम्स है। सो इस सिचुएशन में ऑडिटर का टाइम तो इतना ऐसा यहाँ पे नहीं लग रहा, तो ये ईओएमपी में जाएगा क्योंकि कौन? ऑलरेडी डिस्क्लोज है मैनेजमेंट की तरफ से।
जहाँ पे लॉजिकली auditor की इसको जरूरत नहीं है। एम्फेसिस ऑफ मैटर में जाना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर की तो देखें एफर्ट जाएगी, फिर अगर उसकी इम्पेयरमेंट के एंगल से आपको देखना है कुछ, वो अगर मैं समझता हूँ कि मेरा एफर्ट गया, तो फिर ऑब्वियसली की ऑडिट मैटर आपको पता है, उसमें तो आप बताते हैं कि ये एक मैटर है, आपकी ऑडिट अप्रोच क्या थी, की ऑडिट मैटर तो ये होता है ना। एम्फेसिस में तो सिंपल एक डिस्क्लोजर है जो आपने हाईलाइट किया हुआ अपनी रिपोर्ट में थ्रू उसका रेफरेंस। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन सर अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में है। एक दफ़ा मैं बर्कशायर जो वॉरेन ई बफे की जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, ठीक है, उसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो सारी देख रहा था, ठीक है। उसमें जो डायरेक्टर वाली रिपोर्ट थी जो बफे ने खुद लिखी हुई थी, ठीक है, उसमें उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे ना वो सारे के सारे उसने कहा था ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ें हैं, ये चूँकि सिर्फ लॉ की रिक्वायरमेंट है और हमने स्टॉक एक्सचेंज पे भेजने होते हैं इस वजह से बन रहे हैं, अदरवाइज इनका कोई मकसद भी नहीं है। नीचे उसने कैलकुलेशंस करके दी हुई हैं, मतलब जो हम वैल्यूएशन के लिए जो कैलकुलेशन बीएफटी में पढ़ते हैं उस तरह की कैलकुलेशंस करके दी हैं, और नीचे उसने शेयर की वैल्यू और वो सब चीज़ निकाल के रखी हुई है। लेकिन अब उसने हमारा जो भी मतलब जो भी उसका ऑडिटर हुआ होगा उसका सारा काम उसने उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया कि भाई ये बिल्कुल जस्ट लॉ की उसने रिक्वायरमेंट पूरी की है, और मतलब उसका कोई भी नहीं। आप कोई भी बंदा जो बर्कशायर की वो खोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ऑडिटर रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो ई बफे की वजह से खोलेगा कि यार इस बंदे की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इस कंपनी को मैं, और खोल के वो पहले पढ़ेगा, क्योंकि मैंने जब खोली है तो मैंने पहले वो बफे की रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ गया हूँ। तो ऑडिटर ने उस पर कुछ भी नहीं डाला हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद है, और उसका जो ऑडिटर था वो भी केपीएमजी था, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका ऑडिटर भी केपीएमजी था। अच्छा, ये मैं कंफर्म कर दूं, केपीएमजी पाकिस्तान नहीं थी तो केपीएमजी ने किया, obviously किस US पे थी। किया, और ऑडिटर कोई भी हो सकता है। देखें, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है आपने उस पर ओपिनियन देना है, सही है। जी। अगर ऑडिटर का ओपिनियन कोई उसमें क्वालिफिकेशन है, कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई थी, तो अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ भी था आप कह रहे हैं उसमें? नहीं, रिपोर्ट, कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट में भी नहीं था? नहीं तो टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या थी भाई? सर, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन में वही है ना कि उसने तो मतलब अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा था, लेकिन उसमें ये नहीं था कि कोई हाईलाइट कोई किया? हाईलाइट कुछ भी नहीं था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एटलीस्ट उसको फिर काउंटर कुछ होना चाहिए मेरे ओपिनियन में, कि जी कोई आपको कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ वहाँ पे कि जी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताया ऑडिट तो बाई लॉ रिक्वायर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। कोई और आदमी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें लिख रहा है, हाँ ये कि उसकी वैल्यूएशन का मैकेनिज़्म, अगर उसने कोई वहाँ पे अपनी वैल्यूएशन निकाली हुई है तो कोई इसी तरीके के तहत निकाली होगी, उसको आपको असेस करना होता है कि क्या ये जो बात कर रहा है लॉजिकल है या नहीं है। ठीक है, वर्डिंग में कोई भी डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, वर्डिंग डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसने कैलकुलेशन की थी क्या उसमें कोई फंडामेंटली मसला था? यही तो नहीं है कि आपकी जो ऑडिटेड नंबर्स हैं उन्हीं से लेके डिफरेंट कैलकुलेशन बना ली, तो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी तो ना हुआ। लिखने में वो कहने में कुछ कह सकता है, उस पर ऑडिटर क्या कहेगी, उसकी रिपोर्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहीं आप दो चावे गवर्नेंस तक लेके जा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट के इम्प्लीकेशन असेस कर सकते हैं कि जी ये जो बात इसने लिखी है क्या ये मेरे वो जो है स्टैंडर्ड्स हैं या जो मेरे पे एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक मुझे कोई एक्शन इस पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपको कोई भी सिचुएशन होती है, ये नहीं होता स्ट्रेट कि जो उसने एक लिख दी चीज़ तो मुझे उस पर कोई एक्शन लेना ही लेना है। मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, ऑडिटर हूँ, तो मुझे अपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, ना कि मैं उसका को मामू चाचू बन जाऊँ या उस कंपनी का ओनर बनने की कोशिश करूँ। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपने रोल प्ले करना है। उसमें अगर कोई भी चीज़ आप समझते हैं, जैसे हमने कहा कि अदर इन्फॉर्मेशन में कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ओपिनियन पे होता है, तो आपको असेस करना होता है। कोई मटेरियल चीज़ें गलत लिखी हैं, मैंने कहा कैलकुलेशन हो सकता है उसने हमारे ही नंबर से बनाए हुए हैं, जो भी फाइनेंशियल में किसी ने भी ऑडिट किया इररेस्पेक्टिव, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसने उसमें कोई लाइन ऐसी लिख दी कि जो ये हमें लीगल की वजह से रिक्वायरमेंट्स हैं इस वजह से हम कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। उसकी असेसमेंट क्वालिफिकेशन तक जनरली मेरे ख्याल में बनती भी नहीं है कि अब वो बंदा कोई लाइन लिख रहा है कि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऑडिट का, तो वैल्यूएशन इस तरह होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, ऐड कर सकते।
जी जी सर, Like my brother. बिल्कुल सर। So I'm not either defending anyone, I'm not accusing anyone. लेकिन sometimes management के साथ आपका disagreement होता है. आपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन की या आपने सेल्स की अंडर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं, अब एक जो कॉन्ट्रैक्टर है ना जो विच इज नॉट वेल वर्स विद दिस IFRS, उसके नजदीक ऑडिट का वाकई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका झटका हिसाब करना है कि मैं कितने स्क्वायर फुट कॉस्ट आई थी, कितनी निकली और कितना मेरा प्रॉफिट है. In that scenario, yes, there you sometimes see negative comments in the board report, which they have the right to do. जैसे ऑडिटर के पास राइट है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है तो वो रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकते हैं. इसी तरह बोर्ड के पास भी ये ऑप्शन है कि अगर वो ऑडिटर की किसी बात से नाराज हो गया बट ऑडिटर फील्स कि यस दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट, तो वो बोर्ड अपना गुस्सा निकाल सकता है. सो मे बी ऐसी कोई चीज हुई हो. सेकेंडली ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज कीप दैट इन माइंड, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन की उस तारीख तक है जब तक हम अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन करते. The moment we sign our auditor's report and we have not been provided with that particular information, तो हम अपनी रिपोर्ट में भी लिखते हैं कि we have not been provided with any other information, so we are unable to report on that matter. तो बी केयरफुल अबाउट इट कि अदर इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली है एंड इफ देयर इज एनीथिंग इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट करें. अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है तो डोंट फॉरगेट टू राइट वी वर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर इंफॉर्मेशन इन दी अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ. जी सर, ये Right, सिनेरियो sir? बिल्कुल ये सिनेरियो होता है. ये होता है. ऑडिट रिपोर्ट्स में भी हमें ये ICAP की भी गाइडेंस है, अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ रिपोर्ट तक नहीं मिली तो पैराग्राफ ही आप ओमिट कर देते हैं उसको. ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगेन द प्रॉब्लम इज कि समटाइम्स एट द निक ऑफ टाइम वो आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट देता है जिसमें कुछ गलतियां भी हैं. यू जी. कैन नॉट जस्ट कंक्लूड कि ये इमटेरियल है या इनकंसिस्टेंट है. यू रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने प्रिंटिंग में भेजने होते हैं, वो बाज दफा पहले भी भेज देते हैं, आपकी रिपोर्ट बाद में साइन होती है. तो देयर आर मल्टीपल सर्कमस्टांसेस, बट ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट तक आप जिम्मेदार हैं, उसके बाद मौज करें. सर थैंक यू. राइट सर? जी सर, बिल्कुल. कोई और क्वेश्चन? तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी है, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, IFRS की नहीं है. तो अगर एक कंपनी ने ये दोनों मेंटेन नहीं किए हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई करेंगे. अगर तो हम मॉडिफाई करते हैं तो इसको हम किस सेक्शन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शो करेंगे, या हम ओपिनियन सेक्शन में शो करवाएंगे या अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में शो करवाएंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट की तरफ से ये इम्प्लीमेंट होता है कंपनीज पे. अच्छा, कंपनीज एक्ट में जो मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ऐसा कुछ ग्रेचुटी फंड या प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना नहीं है. एक लॉ है ये जो आपकी लेबर रिलेटेड, उसमें है कि वन ऑफ द थिंग आपने रखनी होती है, या प्रोविडेंट फंड होता है या ग्रेचुटी फंड होता है, कोई भी आप रख सकते हैं. एक रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो कंपनी को देना होता है. अब उसकी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ होती है, ये बेसिकली नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है, तो आपने उसको असेस करना है उस आयज़ा के मुताबिक कि उसकी क्या गाइडेंस है, और इम्पैक्ट असेसमेंट आप करें कि क्या ये मैटर मुझे मैनेजमेंट लेटर में रिपोर्ट करना है, बोर्ड लेटर में रिपोर्ट करना है, या कि मेरी रिपोर्ट पे भी कोई इसकी इम्प्लीकेशन आ सकती है. जनरली लॉस की नॉन कंप्लायंस जो है वो चीज़ों में सिग्निफिकेंट नहीं होती. तो ये बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे, खासकर ये जो स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं, इनमें ये जो बेनिफिट्स हैं ये नहीं होते. तो इसकी लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस के एंगल से आप देखना है कि कंपनीज एक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, मेरे नॉलेज के मुताबिक. सर मैंने ये बात पूछनी है कि फॉर एग्जांपल एक स्मॉल साइज कंपनी है ना, उसने मेंटेन नहीं किया हुआ, हमने उसके ऊपर जो है ओपिनियन भी मॉडिफाई नहीं किया. जिस सर आपने बताया कि फॉर एग्जांपल वो मटेरियल नहीं है, हमने ओपिनियन भी मॉडिफाई नहीं किया. जब ICAP का रिव्यू आता है तो वो ये पॉइंट हर रिपोर्ट में लिख के भेजता है कि कंपनी ने मेंटेन नहीं किया, वो आपने इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया. आपने कहीं बोर्ड लेटर ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं, बोर्ड लेटर या मैनेजमेंट लेटर में कहीं रिपोर्ट किया हुआ था? ML में रिपोर्ट कर दें फॉर एग्जांपल, अगर हम ML में रिपोर्ट करते हैं तो फिर रिव्यूअर का ये वो आपकी असेसमेंट है ना. ICAP ऑब्वियसली रिव्यूअर टू रिव्यूअर भी जो है ना चीज़ें वेरी करती हैं.
जनरली इमटेरियल चीज़ों में जो है ये स्टक रहते हैं, जो मटेरियल चीज़ें या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। सर तो वैसे आपको ये लगता नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटर हूँ और एक आई कैप का रिव्यूअर है, मैंने एक काम किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने दूसरा काम करना है, मैंने वो नहीं किया हुआ। तो अगर हमारा डिसएग्रीमेंट आता है तो कोई आई कैप का बेंच हो जो कि डिसाइड करे कि ये काम कैसे होना चाहिए। यार ये वाई कैब का प्रेसिडेंट इधर था, उसके सामने बात करनी थी। इस रिव्यू प्रोसेस में तो भाईजान मैं अभी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नहीं मतलब मैं ये सर आप डिफरेंट यार इंटरप्रिटेशन होती है। मैंने आपको बताया कि ये अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक लॉ की नॉन कंप्लायंस है, और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड लेटर तक ले जाऊंगा या मैनेजमेंट लेटर। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक नॉन कंप्लायंस आप कर रहे हैं, उसकी मर्जी है वो कहेगा नहीं करता मैं क्यों बेनिफिट दूं एम्प्लॉय। जिन्होंने काम करना है वो करें, जिन्होंने नहीं करना ना करें। सर तो देखें मुझे अपनी असेसमेंट देखनी है ऑडिटर। जिस तरह के एक एब्सोल्यूट मैटर है ना, फॉर एग्जांपल 2+2=4 है, जी अगर मैं उसको 5 कहता हूँ, आप मुझे कहें कि वो गलत है, ठीक है वो गलत है क्योंकि 2+2=4 इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने भी जजमेंट यूज़ करनी है, मैंने भी जजमेंट यूज़ करनी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपने जजमेंट यूज़ किया, हालांकि मेरे पास रैशनल भी है कि मैंने इस बेस पे काम किया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका काम गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं कह सकता। अगर मैं आपकी जजमेंट के प्रोसेस को देखूं कि ये जो जजमेंट आपने की इसमें ये फ्लॉस थे जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ ये जजमेंट सही नहीं है, और आप उससे एग्री करते हैं कि हाँ यार ये वाले एरियाज या इस तरह मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, या ये वाले मैंने इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं की इस सिनेरियो की, या इसमें ये वाला एंगल मैंने इग्नोर कर दिया अपनी जजमेंट में, तो एक डिफरेंट जजमेंट हो सकती है ना। लेकिन अगर फैक्ट्स आपने भी वही देखे जो मैंने देखे, फिर एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है। आपका पॉइंट फिर वैलिड है, फिर आप भी सही हैं, मैं डिफरेंट कैसे उसमें से कंक्लूड कर सकता हूँ। तो फिर आई कैप का रिवर तो ऐसा नहीं करता। आई कैप रिव्यूअर जो है ना, ऐसे It may happen कि ICAP का जो reviewer है, he may read it as 9 and you are reading it as 6. जी What is to can request or refusal prove that you did your job. ICAP इतना fanatic नहीं है। मैंने एक example दी, it happened to me actually. अच्छा एक reviewer आया way back in 2002. सर Small size company, big team. And but they need to advertise already. Actually, ओके अच्छा क्वालिफाई कर देते। उसे ये था कि आपने क्वालिफाई क्यों किया, तो होती नहीं तो वो टेक्निकल का वर्क था, हमें बता दें व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 2003 to 25 under your hand. So आपकी पर्सनल जजमेंट इफ यू बिलीव इट्स ट्रू, इट्स करेक्ट, फॉलो देयर। सही कह रहे हैं, जजमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ब्लैंक फैक्ट्स में ऐसा नहीं होता। और रिव्यूअर टू रिव्यूअर भी डिपेंड करता है कि रिव्यूअर कितना नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, रीजनेबल कितना है। कुछ लोग होते हैं वो आपको पता है अनरीजनेबल है। हाँ अनरीजनेबली मतलब कि जी आपने कोई जैसे ग्रेचुटी पे कि जी ये रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए, ये लॉ में लिखा हुआ एक होना चाहिए। आपको असेसमेंट करनी है। अगर आप असेस करते हैं कि मटेरियल नहीं है तो मुझे क्या है वो कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं उसको रिपोर्ट कहीं कर दूंगा। अगर एमएल बनता है, एमएल से नीचे कोई इम्पैक्ट है तो उसको छोड़ दूंगा। बोर्ड लेटर में ले जाना है, रिपोर्ट असेसमेंट कर ली तो कंक्लूड हो गया। लेकिन रिव्यूअर कुछ होते हैं वो अनरीजनेबल होते हैं चीज़ों में, तो आप इसका कुछ सोल्यूशन नहीं होती, आपकी बैड लक होती है भाई। भाई रिव्यूअर एक बार सोच लेना ही आना चाहिए, तो फिर मुश्किल ही होता है उसमें से निकलना। वही कोई ये भाई जिस तरह कह रहे थे कोई फोरम होना चाहिए उनके साथ, गुफ्तगू हो कि भाई आप ही अपने बताएं हम भी बताएं, तो कोई इम्पार्शियल आदमी बैठा हो दरमियान में सुने। लेकिन यहाँ तो आई कैप होता है, तो इसलिए फिर आपको बर्दाश्त करना है इसको। और कोई सवाल मेरे भाई, ये बस करें।
और भाई और बहनों दोनों में, ये नहीं सिर्फ भाई मैंने कहा। किसी सिस्टर का कोई सवाल जवाब? जी भाई। वर्बली और थोड़ा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, वो हमें कहते हैं कि हमारा बिजनेस को वाइंड अप करने का इरादा है 1 से 5 साल में। अब इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो एज एन ऑडिटर यहाँ पे फिर हमारी रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं? अगर वो कह रहे हैं कि हमने वाइंड अप करना है, वैसे उन्होंने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात की, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई डिस्क्लोजर नहीं है। तो देखिए बीइंग ऑडिटर, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज में आ गई तो फिर उसको आप डिग डीप करेंगे। आप देखेंगे कि ये उस एक जो मैनेजमेंट का कोई बंदा है उसका अपना ओपिनियन है, या कि दोस्त चार गवर्नर से ये बात आ रही है, कहाँ से, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसने ये बात क्यों की। तो आपको सारा उस मैटर को डिटेल में देखना है और फिर कंक्लूड करना है कि जैसे अगर वाइंडिंग अप की बात आ जाए तो आपको पता है फिर इसकी इम्प्लीकेशंस। तो गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, फिर नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ काइंड ऑफ वो असेस करना है आपने। तो इम्प्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले आउट ऑफ ऑर्डिनरी ऐसे ही को बंदा बात नहीं कर सकता जी हम वाइंड अप करने लगे। उसके पीछे को बैकग्राउंड होगा, वो बैकग्राउंड आपने फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने क्या ये सही बात कर रहा है। अगर सही है तो फिर आपको अपनी इम्प्लीकेशन देखनी है ऑडिट पे। अगर ऐसी बात है कि मतलब वो होता है ना किसी का कि मैं चाह रहा हूँ ये बंद ही हो जाए, वो वाला सिनेरियो ना। सो ऑडिट पे इसकी ये इम्प्लीकेशन है कि हम उनसे कहेंगे कि वो डिस्क्लोजर एक पूरा हम पूरा उससे मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उससे this could डिस्कशन require further इंक्वायरीज investigation. करेंगे, सबसे आप टॉप तक लेके जाएं ऐसे मैटर को। Okay. तो डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए उस पर कि ये आइटम सामने आया तो हमने इस पर ये काम करके ये कंक्लूड किया। ऐसे नहीं कंक्लूजन। देखिए जो ऑडिटर है ना उसकी क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन ही होती है जो भी उसने काम किया हुआ है। हमारे ऑडिटर की टर्म्स में ये होता है कि भाई कोई चीज़ अगर फाइल में नहीं है तो इसका मतलब वो काम नहीं हुआ। सही है, तो जो भी काम करना है आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो जब डॉक्यूमेंट करेंगे तो फिर आप उसको पढ़ेंगे, आप कि मैं लिख के आ रहा हूँ, सोच कुछ रहे होते हैं लिखने में, और फिर उसको रिव्यू करेंगे मैंने लिखा क्या है, कि जो सोच रहा था वही लिखा है, ये कुछ और लिख दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरली जो आप रिव्यू में भी जो मसले आते हैं ना भाई, ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज होते हैं। आप उसको एक्सप्लेन, स्टोरी तो आपको सारी पता होती है लेकिन फाइल में वो चीज़ नहीं होती। तो रिव्यूअर वो ऑब्वियसली वो जो है ना वो बिलीव करता है सिर्फ वो चीज़ें कि जो वहाँ पे हैं। आपने आपके पास स्टोरी पूरी होगी उसकी बैकग्राउंड की। ये जैसे आपने बताया कि उसके पास कोई न्यूज़, लेट्स यूम आपने ऑडिट कंक्लूड कर दी, सुनी थी किसी से, आपने ऑडिट कंक्लूड कर दिया कि जी अच्छा वो तो पत्नी क्या ऐसी बात कर रहा था, ऐसे कोई इंडिकेटर सुनी कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट बना रही है। कुछ दिनों बाद आपकी रिपोर्ट के उसमें आ जाता है न्यूज़ में कि जी कंपनी वाइंड अप होने लगी है, इन्होंने कहा कि जी हम इतने टाइम में पाकिस्तान से निकल रहे हैं, लेट्स यूम को इंटरनेशनल ग्रुप है। तो फिर आप एक सवाल आएगा कि भाई जब डिटेल खुलेंगी तो पता चलेगी बोर्ड की कोई मीटिंग हुई थी, ईयर एंड के बाद हुई थी। जनरली क्या होता है, आप बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स देख रहे होते हैं विद इन द ईयर वाले, तो ऑडिट रिपोर्ट तक जो भी मीटिंग्स हुई होती हैं उसमें किसी में डिसाइड हो गया था कि जी हम ये प्लान, लेकिन क्यों नहीं आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी, तो वो मैटर हो सकता है आपसे मिस हो गया, जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए। ओके, सो मैनेजमेंट यहाँ पे कह रही है कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। तो हम एज एन ऑडिटर फिर ये हमारे लिए एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंसिडर होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, कि वो मतलब अभी मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर काम हो रहा है उस पर तो फिर आपको अपनी इम्प्लीकेशन ऑडिट पे देखनी है और उसको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। For two firms. हर firm ये कहती है यार ऐसा मत करो। मेरे ख्याल में अब इसको क्लोज करते हैं, इसके बाद एक और भी सेशन है। मैं एक बात करना चाहूँगा आप सबको कि आप मेजॉरिटी मेरे ख्याल में सारे ही लोग 4 दिनों से आ रहे हैं। ये देखिए आपने काफ़ी एफर्ट की कि 4 दिन अपने बिजी रूटीन से, कमिटमेंट्स में से निकल के आए, यहाँ पे आके बैठे और इतने सारे प्रेजेंटर आए, उन सब से आपने कुछ ना कुछ सीखा। तो मेक श्योर करें जब वापस जाएं तो इन चीज़ों को अपने काम में इम्प्लीमेंट करें। जो आपके कोलीग्स यहाँ पे नहीं थे उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताएं। जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव होना चाहिए कि आपने एक 4 दिन का सेशन लिया, वहाँ पे बैठे लोगों को सुना, उनसे सवाल जवाब किए, तो उनके इम्पैक्ट आने चाहिए आपके काम में।
आप स्टूडेंट हो, आपका जो एम होना चाहिए वो हमेशा हाई होना चाहिए। मैं हमेशा सब लोगों को बात करता हूँ कि जब भी ज़िंदगी में जो है ना आपके गोल्स हाई होने चाहिए। सही है कि मैंने लेट्स अज्यूम आपने कि जी मैंने सीईओ किसी मल्टीनेशनल का बनना है। सही है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद एक उसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी सेट करें, मैंने कब बनना है। बस बनना है, बस ऐसे ही चले जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। कुछ टाइम लाइन सेट करनी होती है। लेट्स अज्यूम आपने कहा कि मैं 10 में बनूंगा या 15 में बनूंगा, तो 17 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं। लेकिन टाइम लाइन नहीं होगी तो चांसेस कम है कि आपने गोल तो सेट कर लिया लेकिन उसकी कोई टाइम लाइन ही नहीं है कि मैंने वो कब करना है। और फिर वो जो गोल है उसकी टाइम फ्रेम को शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करना होता है कि मैंने ये अगले 1 महीने में क्या करना है, 2 में, 4 में, 6 में, कि क्या मैं स्टेप्स लूँ कि मैं उस गोल पे पहुँचूँ। मैं अगर पार्टनर हूँ KPMG में पिछले 22 साल से, तो मैंने भी आपकी तरह एक ट्रेनी स्टूडेंट था। एक जिस नॉर्मल बैकग्राउंड से हम आए और फिर एक प्रोसेस के तहत जो है वो टॉप पे पहुँचे। अगर आप मैंने जब आर्टिकल्स ख़त्म हुई तो मेरा गोल था कि मेरे फर्म में पार्टनर बनना है। और उस वक्त मतलब जो आसपास के लोग थे हमारे ऊपर, कोई इतने मैनेजर सीनियर मैनेजर्स बैठे हुए थे लोग, तो लोग कहते थे भाई इतनों के होते हुए मतलब कितने पार्टनर बना सकते हैं। आपको पता है फर्म में एक लिमिट होती है कि कितने पार्टनर्स बन सकते हैं। लेकिन गोल था कि ये करना है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की इसमें हेल्प होती है, आप अपनी तरफ से एफर्ट ही करते हैं तो ऊपर वाले लोग इधर उधर कहीं हो गए, कुछ पार्टनर भी बन गए। तो आप में अगर कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो आप भी इंशाल्लाह अचीव कर लोगे। तो आप सबको एम हाई रखने चाहिए और जो भी चीज़ सीखें उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिग फोर में नहीं है ये, एक वो जो है शॉर्ट टर्म आपको डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन जो छोटी फर्म्स हैं, एसएमपीज हैं, यहाँ से भी लोग निकलते हैं जो टॉप, आप जानते होंगे कई लोग होंगे आपके जो पार्टनर उन्हीं फर्म में बन के फिर बिग फोर में कहीं चले जाते हैं या मल्टीनेशनल्स में भी बैठे हुए हैं, बाहर दुनिया में भी बैठे हुए हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आप इस वजह से डिसअपॉइंट हो या आप अपने आप को पीछे समझें कि जी मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होती हैं। अभी आपने आज सुना एआई और ईएसजी के बारे में, आप लर्निंग कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं ये नई चीज़ें जो हैं। इसमें तो कंपटीशन ओपन है ना, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, तो आप एक्सपर्ट बन जाएं तो आपकी मार्केट में एक प्रेजेंस हो जाएगी। तो अपने आप को आपने एम्स हाई करके एफर्ट करके आगे लेके आना है। ये शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उनसे निकलना होता है। काम जो भी करें हमेशा अच्छा करें और अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस होना चाहिए। एक चीज़ लेके नहीं चलना चाहिए कि मैं सिर्फ क्वालिफाई कर लूँ तो वो सही है, काम नहीं आता होगा मुझे तो ये ठीक नहीं है। काम आता हो क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है। दोनों को बैलेंस लेके चलना होता है। काम जब आप करें तो काम के अंदर घुस जाते हो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में घुस जाते हो। तो ये इस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि जी मैंने आगे जाना है लाइफ में, मैंने लाइफ में रुकना नहीं है। कोई भी चीज़ मुझे कोई हो सकता है मैंने अगर लॉन्ग टर्म एक गोल किया हुआ तो मैं थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं इधर जाने का प्लान कर रहा था, यहाँ से नहीं जा सका, इधर से घूम के आना पड़ेगा, लेकिन मैं जाऊँगा वहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्टिव आप सबके होने चाहिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो आई होप कि आप सब जो है ये जो कुछ आपने सीखा ये इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।